प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत को शदीद दबाव का सामना है। एक तरफ अवामी दबाव है, दूसरी तरफ अपोजिशन का दबाव है और ख़ुद हुकूमत के तहादी भी इससे खुश नज़र नहीं आते हैं। मसला ये है कि वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा अपोजिशन ने कर दिया है। इस हद तक इस पर बयानात दिए गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी हुकूमत की जो कीमत ख़रीद थी पेट्रोलियम की और कीमत फ़रोख्त थी उसका मवाजना करके दिखाया है अब की जो हुकूमत की कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त है, और ये बताया है कि 46 रुपये के करीब हुकूमत टैक्स वसूल कर रही है 1 लीटर के ऊपर। अब इस पर माहिरीन का ख्याल है कि यह एक परसेप्शन जो पैदा हुआ है, तासुर जिसको कहना चाहिए, वो ये कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं उस माफिया के ख़िलाफ़ जो माफिया पेट्रोल सस्ता होने के बाद जिसने पेट्रोल को छुपा कर रखा था, वो आवाम की पहुंच से दूर रखा था, उस माफिया ने के सामने हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। और कुछ लोगों का ख्याल है कि परसेप्शन ये है कि हुकूमत इसको काबू करने में उस माफिया को बुरी तरह से नाकाम रही है। अब इस पर हम गुफ्तगू करेंगे क्या वाकई हुकूमत जो है वो किसी साजिश का हिस्सा बन गई है, कुछ मफाद परस्त अनासर का हिस्सा बन गई है, या हुकूमत की गिरफ्त कमज़ोर हो गई है। क्या हुआ है कि ये पेट्रोल 26 रुपये 25 रुपये एक दिन में बढ़ाए गए और 5 दिन पहले यकुम से 5 दिन पहले ऐसा करना पड़ा हुकूमत को। इनकी वजूहात क्या है? अगरचे नदीम बाबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब देने की कोशिश की है, किस हद तक वो तसल्ली कर पाए हैं, इस पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मैं लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ एक और अहम मसले से करना चाहूँगा, एक मामले से करना चाहूँगा और उस पर हम कुछ मिनट उस पर बातचीत करेंगे। फिर हम पेट्रोलियम वाले मामले की तरफ आते हैं। मामला यह है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से जो मुतनाज़ बयान दिया गया डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की तरफ से, उस पर कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर हुई और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है और कहा गया है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए क्योंकि वो फ़िरका वारियत फैलाने का बाइस बन रहे हैं। इस पर हम पहले गुफ्तगू करेंगे। नहायत अहम मामला है। मेरे साथ औरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं, इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं और एडवोकेट अज़हर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे पहले हिस्से में, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ कुछ सियासी शख्सियात भी शिरकत करेंगी। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ इरशाद आरिफ साहब आपसे। ये आप क्या कहते हैं, कौमी असम्बली में जो करारदाद मंजूर की गई है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के ख़िलाफ़ और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है, क्या राय है आपकी इस पर? मैं तो समझता हूँ कि कौमी असम्बली ने एक फ़र्ज़ किफ़ाया अदा किया है पूरी कौम की तरफ से और उम्मत की तरफ से। देखिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आले अतहार हो, अज़वाज मुतहरात हों, अहले बैत कराम के अफराद हों, उनकी इज़्ज़त एहतराम और उनका वक़ार नामूस के तहफ़्फ़ुज़ हम मुसलमानों के कलमा गोलों के फ़र्ज़ ऐन है, हम पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है। सहाबा कराम के आपस में अहले बैत कराम और सहाबा कराम के दरमियान जो छोटी मोटी कोई बात है या मुशाजरात जिन्हें कहा जाता है, हमें ये हक़ नहीं पहुंचता कि हम ये फ़ैसला करने बैठ जाएं कि ये कौन दुरुस्त था, कौन गलत था, कौन सही था, किस से गलती वाक़ई हुई। ना ये उलमा का फ़र्ज़ है, ना उनकी ज़िम्मेदारी है और ना आवाम को और मेरे जैसे कम इल्म लोगों को ये जचता है। लेकिन आसिफ अशरफ जलाली साहब जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के आदमी हैं। मुझे हैरत होती है कि उन्होंने ये मौजू इस मौके पर क्यों छेड़ा, जबकि उम्मत को और इस कौम को इत्तिहाद की मजहबी, रूहानी, मसलकी, नस्ली, लिसानी हर तरह की सियासी इत्तिहाद की, यगानगत की, यकजहती की ज़रूरत है। तो कौमी असम्बली ने मेरा ख़्याल है ये फ़ैसला करके, ये करारदाद मंजूर करके हुकूमत को रास्ता दिखाया है कि वो कोई कार्रवाई करे इस नुक्ते नज़र से कि पाकिस्तान में ये अजीब सूरत हाल बन गई है कि कोई शख्स उठता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में बात शुरू करता है, ख़त्म नबूवत के मसले को छेड़ना शुरू कर देता है, सहाबा कराम के हवाले से जो मुँह में आता है कह डालता है। और हज़रत सैयद कायनात, उनका मकाम क्या है, अशरफ जलाली साहब को या लोगों को इल्म है इस चीज़ का कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदगी भर 2 ख़वातीन जब भी तशरीफ़ लाती थी आप उनका खड़े होकर इस्तकबाल करते थे। आप एक उनकी रज़ाई वालदा हज़रत हलीमा सादिया थी और जो दूसरे आपकी साहिबज़ादी सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा थीं। आप खड़े होते, आप उनको प्यार देते और फिर अपने साथ बिठाया करते थे। ये एहतराम और ये मकाम जो है किसी और को हासिल नहीं है, एक बात। दूसरा,
अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की आयत करीमा है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कह दीजिए कि मैंने जो कुछ किया, अल्लाह का पैगाम आप तक पहुँचाया, इसका कोई अजर कोई मुआवजा तलब नहीं करता, लेकिन मेरे जो अहले ख़ानदान हैं, मेरी आल है, मेरे जो अहले खाना हैं, इनकी मोहब्बत और मवद्दत तुमसे तलब करता हूँ। तो ये मोहब्बत और मवद्दत का तकाजा है कि हम उनका एहतराम करें और कोई ऐसी बात ना करें जो मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने का सबब बने। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और ये साहब, अब मुतालबा ये हुआ है कि चूँकि फ़िरकावारियत फैलाने की कोशिश हुई है इससे, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर जैसे भी, लेकिन बहरहाल इससे एक अफरा तफरी या इंतशार की सूरत हाल पैदा हुई। अब जो मुतालबा हुआ है वो ये कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप कैसे देखते हैं इस मुतालबे को और करारदाद को कौमी असम्बली में पास हुई? देखें, करारदाद तो बहुत सही है, मतन भी बहुत अच्छा है, लेकिन सिचुएशन ये है कि आपको बहुत मोहतात होकर इस पे चलना पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अशरफ जलाली साहब का ये बयान एक यूट्यूब का बयान है और यूट्यूब तो भरा पड़ा हुआ है ऐसे बेशुमार बयानात से। अब इसकी बुनियाद के ऊपर अगर हम बातें करना शुरू और उसको फैलाएं और उसकी सूरत हाल हो तो ये बहुत नाजुक मौज़ूआत हैं। जैसे अरशाद आरफ साहब ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, जिनमें आपकी अज़वाज मुतहरात और जिनमें आपकी दुख्तरान और जिनमें आपकी तमाम बाकी लोग शामिल हैं, वो इंतहाई काबिल एहतराम हैं। और उन पे ऊपर तो एक जगह आया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत व युतahhirukum तत्हीरा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सारों के बारे में अल्लाह ने कहा कि हमने तत्हीर की चादर उन पर चढ़ा दी हुई है, यानी वो पाक लोग हैं। उनके बारे में गुफ्तगू करना ना हमारा मकाम, ना हमारा मर्तबा, हमारी जगह। मसला सारा ये है कि हमने आज तक, सच्ची बात यह है कि हमारे उलमाए किराम हों या कुछ भी हो, वो कभी भी अक्सर औक़ात इस तरह की बात की तरफ नहीं पढ़ते थे, क्योंकि इससे फ़िरका वारियत जो है वो आती है। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान का अपना ईमान जो है वो खारिज होने की, जिसे कहते हैं, वो डर लगा रहता है कि हम कहीं इस हालत में गुस्ताखी के मुर्तकब ना हो जाए किसी तौर पर भी। तो असल मसला इस वक्त इस मौजू पर यही है कि हुकूमत को चाहिए कि कम्प्रीहेंसिव किस्म का कानून बनाए, और जिस कम्प्रीहेंसिव कानून के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास तौर पे उनके अहले बैत और उनके अज़वाज मुतहरात, ये ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में गुफ्तगू करना और ख़ास तौर पे इन मौज़ूआत को छेड़ना और इस मौज़ूआत के ऊपर, मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो, क्योंकि ज़ाहिर बात है इससे आग और इफ्तरा कोई भी करे किसी भी तरह पे, देखे ना, ये कुरान, ये वो लोग हैं जिनकी हुर्मत है कुरान पाक ने बयान की है, जिनकी कस्में तो कुरान पाक ने खाई हैं। यानी सैयद जिनकी बरात के लिए, सैयदा आयशा की बरात के लिए तो कुरान के अंदर सूरह नूर उतरी है। सैयदा फातिमा के मैंने आपको सुना दी क्या आयत है, जो तत्हीर की जो आयत है वो उतरी। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आप खुद सोचें कि अगर इस तरह की एक दफ़ा वीडियो कैसेट्स की बुनियाद के ऊपर, खुसूसन जो यूट्यूब की चीज़ों के ऊपर अगर चलना, तो एक फ़िरका आज के एक पे चलाएंगे, कल दूसरे पे चलना चाहिए, तीसरा निकालना, और कहीं ना कहीं एक दो फिक्रे कहीं ना कहीं से निकल ही आते हैं। तो जितना दब जाए उतना अच्छा है, और इसको खामोशी से ही, सच्ची बात है, वही रखना चाहिए। करारदाद बहुत अच्छी चीज़ है, सैयदा फातिमा की हुर्मत पे करारदाद पास हुई, हमारी ज़िंदगी, हमारा जान, हमारा ईमान पे आदर है। ठीक है, लेकिन सर अब एक चीज़ मुझे अज़र सईद साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो ये कि अब अरकान मुतालबा कर रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं कानूनी तौर पर आपसे जानना चाह रहा था कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत क्या सज़ा हो सकती है या क्या कार्रवाई हो सकती है किसी शख्स के खिलाफ? बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब और या मकबूल जान साहब की और इरशाद असद की बातें मैं सुन रहा था। बड़ी बैलेंस बात की है, लेकिन मैं थोड़ी सी, देखिए ना, इन मौजूदा हालात के अंदर बाकायदा, यानी जो आर्य मकबूल जान साहब ने बात की है ना, हम तो तौहीन रसालत की ऊपर तौबा नौज़ुबिल्लाह सवाले पे बाकायदा कादियानों की तरफ से दरखास्तें दी गई, हम तो कैमरा में भुगते रहे हैं, हम इकट्ठे जाते रहे हैं सारे मसले में, और कुर्बान जाए हमारी तो जान भी हाजिर है आका दो जमाजूर नबी करीम खातमुन नबी की और उनकी औलाद पर, उन पर तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन एक बाकायदा जो बात है ना, रेगुलेट करने की बात, जो सोशल मीडिया पे, मैं बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी में, ये नाम मैं ले लेता हूँ, आप आ जाएं, अपना तलब सैन को सुन लें, आप ये मारवी सिरमन को सुन लें,
आप ये गुल बुखारी को सुन रहे, क्या क्या ऑल फॉल बख्ती और क्या क्या कुछ सोशल मीडिया पड़ा है। एक रूल्स बने, बड़े मेहनत के साथ एक रूल्स बनाए हमने, जब ये मेरा जिसमें मेरी मर्जी चल रहा था, अगेंस्ट होमलैंड रूल्स। सही है, लेकिन अजहर साहब उसमें एक तो जाहिर है ये वाले मामला था ना जिनका आपने शख्सियत का नाम लिया, वो कुछ और मौजूद पे, लेकिन ये जो नेशनल एक्शन प्लान है खास तौर पर मुझे ये बताइएगा इसका कानून क्या कहता है, इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? हेट स्पीच जो है, हेट स्पीच, हेट स्पीच पे बिल्कुल, और हेट स्पीच पूरी दुनिया के कन्वेंशन है, यानी ये नहीं है डेफेमेशन ऑन रिलीजन के ऊपर रेजोल्यूशन है यूएनओ की, हम बात नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं जो कुछ कहा है अब यूट्यूब या जिसमें भी कहें, तो आपका तो हमारा ताजीरात पाकिस्तान का सेक्शन 295C, जब वो किसी फिरके के हवाले से बात करें और जब उम्मत उल मोमिनीन और इनके हवाले से बात करें तो 298 ए और बी दोनों जो है ना, 298 और बी बिल्कुल लगते हैं ए और दो, बाकायदा सजा 3 साल तक की है, 3 साल तक की सजा है। बहुत शुक्रिया अजहर साहब, मुझे एक चोट की तरफ बढ़ना है। अजहर साहब आपका शुक्रिया, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जो इस वक्त तूफान बरपा है उस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अपोजिशन नाराज़ है और वो कहती है कि 34% इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत में पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, और अपोजिशन का ये भी इल्ज़ाम है कि पेट्रोलियम माफियाज को नवाजा गया है, उनके आगे हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं, डकैती हुई है अवाम की जेब पर, मुख्तलिफ तरह के तबसरे किए गए, और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफे का मुतालबा ख्वाजा आसिफ साहब ने कर दिया। क्या कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने, पहले ये सुन लीजिए। अगर जुर्रत है तो इस नाकामी का एतराफ करें जो दो साल में उन्होंने पाकिस्तान का मुकद्दर कर दिया है, और अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए इस्तीफा दें। पीटीआई अपना नया लीडर चुन ले ताकि कौम को इस शख्स से छुटकारा मिले। सारा पाकिस्तान जो है इसकी अना की जद में है और इसकी अना की नजर हो चुका है। मेरे साथ फारूक हबीब साहब मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका ताल्लुक है। फारूक साहब खुश आमदीद। तारक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और ये मकबूल जान साहब, इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं। मैं फारूक हबीब साहब क्या कहेंगे आप? देखिए 18 मई को $21 के ऊपर PSO तेल खरीद रही है, 20 जून को जो है वो रेट पहुंच जाता है $44 के ऊपर, यानी 112 गुना इजाफा होता है पेट्रोल की आलमी मंडी में कीमतों के मुताबिक। पहले भी जो है वो फरवरी के अंदर पेट्रोल 117 रुपए लीटर था। अगर इनको इजाफा नजर आ रहा है तो हुकूमत ने तारीखी कमी भी की थी पेट्रोल की कीमतों में, 42 रुपए पेट्रोल को कम किया था, इतनी ही कीमत से जो है वो डीजल को कम किया गया। उस वक्त ना तो अपोजिशन ने कोई तारीखी कलमात कहे, ना उस वक्त जो है वो कोई जो है फारूक साहब उसमें भी कहा जाता है कि जितनी आलमी मंडी में कीमतें गिरी थी, मिसाल के तौर पर 31 मई को ओगरा ने 13 रुपए कमी की सिफारिश की थी, लेकिन 13 रुपए कमी की सिफारिश के बजाय 6 रुपए कमी की गई, तो 100% जितना आपको फायदा हो रहा था पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए कर दी गई। जी देखें बात यह है कि यहाँ पर जो है वो माजी के अंदर मिसालें मौजूद हैं कि PMLN के दौर के अंदर पेट्रोल जब सस्ता हुआ तो इनका जो है टैक्स है वो 60% उसके ऊपर ले गए थे, टैक्स को इन्होंने कम नहीं किया। हमने तो जो है जो कोरोना की सूरत हाल है उस दौरान आपने देखा कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से इन तमाम चीजों के साथ निपटा है। अब अगर इस इजाफे की बात कर रहे हैं तो इस इजाफे के अंदर तो पेट्रोलियम लेवी के अंदर कोई इजाफा नहीं किया गया, इस इजाफे के अंदर सेल टैक्स के अंदर भी कोई इजाफा नहीं किया गया। ये तो खालिस्तान जो है अगर 1 जुलाई को बढ़ाते तो इससे ज्यादा जो है वो 6 रुपए और इजाफी बढ़ाना पड़ना था, लेकिन उसको 25 रुपए तक जो है वो कर्टेल किया गया है। हुकूमत मैं समझता हूँ कि अपने ऊपर इजाफी बोझ तो नहीं दे सकती। अपोजिशन आज ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दें, ये तो तरलो मिन्नतों के ऊपर आए हुए लोग हैं। इनको पता है कि इमरान खान जो है वो आज इक़्तिदार से पीछे हट जाए तो इनके फिर वो लल्ले तलल्ले शुरू हो जाएंगे। ये कह रहे हैं माफिया को फायदा पहुंचा दिया। इनसे ये सवाल पूछें कि ये माफियाज को परवान किसने चढ़ाया इदारों में, क्यों जो सरकारी इदारे हैं जो रेगुलेटर्स हैं उनको इतना कमजोर किया गया, उनके अंदर रिफॉर्म्स नहीं की गई तो वो ऐसे लोगों के ऊपर हाथ डाल सके। तो आप ये एतराफ कर रहे हैं कि इनके परवान चढ़ाए हुए माफियाज के आगे आप बेबस हैं? माफियाज, ये जिन माफियाज की बातें कर रहे हैं हम बेबस नहीं है, हम उनके खिलाफ एक्शंस ले रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है उनके खिलाफ एक्शंस हुए हैं। ये जो कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये इसका काम था। सर आज नदीम बाबर साहब कह रहे थे कि 150 पेट्रोल पंप गैर कानूनी है।
उनको आज ठीक कर रहे हैं। मसला ये कि सर जो गैर कानूनी चीजें हैं उनको खत्म करने में या उनके खिलाफ एक्शन लेने में क्या अमर माने हैं? वो कहते हैं 150 पेट्रोल पंप गैर कानूनी है, जानते हैं। देखें, कोई अमर माने नहीं है इन तमाम। देखें, जो दो तासुर ऑपोजिशन ने इस पे क्रिएट करने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल गलत है कि जनाब माफिया के आगे घुटने टेक दिए। माफिया तो ये है जो डेली चीख चढ़ा रहा है, यही माफिया की सरपरस्ती करने वाले लोग हैं, यही माफिया को परवान चढ़ाने वाले इस मुल्क के अंदर हैं। तो मैं समझता हूं कि बड़े माफिया ने हर इदारे में छोटे छोटे माफिया कायम किए हुए थे, अब उनकी शामत आई हुई है। इनको फिक्र है कि अगर ये तमाम मामला साफ हो जाएगा तो कल को इनको तो कोई पूछेगा नहीं, इनके जो माजी के लल्ले तल्ले थे वो भी बंद हो जाएंगे। इसके ऊपर हुकूमत बिल्कुल कायम है, उस माफिया के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। राइट, आपने देखा कि पेट्रोलियम कंपनीज को जुर्माने किए गए। जी बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल की फराहमी बिला तातुल फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा सकी। और ये साहब, ये तो हुआ ना कि पेट्रोल की फराहमी 26 दिन या 1 महीने तक तकरीबन अवाम पेट्रोल नहीं पा सके थे। आप जितने मर्जी जुर्माने कर लें या उन माफिया के खिलाफ आपका दावा है कि घुटने नहीं टेके, लेकिन अवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा था। ये हकीकत है जी। और ये साहब, मैं जरा सी दो चीजें जहालत की इंतहा इस जो मुल्क के अंदर जो हो रही है ना, वो आपके सामने रखता हूं। 27 तारीख को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो है ना, उन्होंने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को बुलाया और उसको कहा कि ये पेट्रोल कम क्यों हो रहा है। तो सेक्रेटरी पेट्रोलियम साहब जो है ना, असद हयाउद्दीन साहब, वो कहते हैं असल में 19 मार्च से हमने ईरान का बॉर्डर सख्त कर दिया है, वहां से स्मगलिंग रोक दी है, तो उस वजह से पेट्रोल की कमी बहुत हो रही है। अब उन्होंने कहा कितना रोका, तो उन्होंने लिख के दिया कि 1.2 मैट्रिक टन रोजाना आता था स्मगल। ये 1.2 मैट्रिक टन बनता है 10.11 बैरल रोजाना स्मगलिंग। पाकिस्तान की रोजाना की खपत है 5,56,000 बैरल, उसमें से 11 बैरल। ये जहालत, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया। और मैं फैसला पढ़ूं तो आप हैरान होंगे कि स्टिल अलाउइंग सच इलीगल एक्टिविटी टू कंटिन्यू, इट इज सीरियस चार्ज अगेंस्ट ऑल द कंसर्न। यानी 10-11 बैरल रुकने से 5 लाख पाकिस्तान में, ये किसको बेवकूफ बना रहे हो यार। अब कीमतें क्यों बढ़ी हैं? मैं जरा समरी के फिक्रे सुनाता हूं, सुनिए जरा। Our prices was currently cheaper than the prevailing pump prices in Afghanistan and India, and some product was being smuggled to those countries as a result of the price difference. यानी हमारे पास चूंकि हमने कीमत कम रखी हुई है और ये स्मगलर जो हैं ये वो ले जाते हैं। और आगे साथ ये भी लिखा है, an unusual spike in demand in Peshawar in the month of May and especially June, and world within industry was that this amaze is coming from the buyers who are transporting the oil to the Afghanistan for sale. यानी हम कीमत बढ़ा देते हैं ताकि स्मगलिंग रुक जाए। तो भाई आटे की भी बढ़ा दो, कपड़े की भी बढ़ा दो, चीनी की भी बढ़ा दो ताकि स्मगलिंग रुके। यार तमाशा बनाया हुआ तुमने इस मुल्क को, बेवकूफ बना रहे हो हम लोगों को। यानी इस हद तक जहालत और नाअहली है कि एक सेक्रेटरी पेट्रोलियम हाई कोर्ट के सामने जाके कहता है कि 5,46,000 बैरल तेल में से 11 बैरल रोज अगर कम हो रहे हैं तो उससे पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों में तेल पिलना बंद हो गया। और दूसरा कहता है कि भाईजान पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ वरना स्मगलिंग हो जाएगी शुरू और पाकिस्तान में पेट्रोल ही मिलेगा। यह है बुनियादी वजह। और इसमें ओगरा का इंतजार नहीं किया गया जी, जो समरी इनिशिएट करती है। वो चंद लोग जो बुलाए गए हैं ना बाहर से, इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं इस वक्त, जो कोई हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है तो कोई पता नहीं कहां से पढ़ा हुआ है, और जो कभी 15 दिन के लिए पाकिस्तान, वो तो अपनी बेबसी का इजहार भी कर रहे थे आज। वो कह रहे हैं हमारा काम तो एडवाइस देना है, वो उस पर अमल दरामद करना ना करना हुकूमत का काम है, प्राइम मिनिस्टर का काम है या वजारत का काम है, तो हमारा काम तो एडवाइस देना। बाबर साहब ने जो है वो उन्होंने वो कह दिया। अच्छा अतातार साहब, मुझे एक चीज सर बता दीजिएगा कि क्या सूरत हाल बजट के हवाले से दरपेश है, क्या आप उसको मुस्तरद करने जा रहे हैं? और ये मुस्तरद करने का फैसला आपने पहले कर दिया पेट्रोलियम मसनूआत की जो है वो कीमतें सामने आने से, नई कीमतें सामने आने से, अब ये उसमें पॉइंट इजाफा हो गया। तो क्या ऑपोजिशन नहीं सपोर्ट करने के लिए जा रही है बजट को? फिर पास नहीं होगा बजट ऑपोजिशन की तरफ से? तो बिल्कुल नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। अवाम दुश्मन बजट है, इन्होंने इसमें भी झूठे फिगर्स दिए हैं और जिस तरीके से इन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स को कोट किया है और अब वो अपना रेवेन्यू का शॉर्टफॉल जो आया है उसको अब ये पेट्रोलियम के जरिए बाकी मदों में पूरा करना चाह रहे हैं।
ये हम तो इस % जोर लगाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि ये पास ना हो, नंबर 1। नंबर 2, देखिए फरूख सलीम साहब के यहाँ मौजूद नहीं है, उनके बारे में बात की गई। मुझे तो लगा किसी BCom पास बंदे की बात हो रही है जो यहाँ पे कहीं किसी महकमे के अंदर कोई जॉब करता है। एक बंदा ये न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, उसकी पब्लिकेशन जो है पूरी दुनिया में पब्लिश होती हो, उनकी गैर मौजूदगी में उनके क्रेडेंशियल्स पे डाउट क्रिएट करना मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है। और ये PTI का वतीरा बन चुका है। जितने पढ़े लिखे लोग थे वो छोड़ गए हैं, वो चाहे वजीउद्दीन अहमद साहब हो, वो हामिद खान साहब हो, अब आ गए हैं शहबाज गिल, अब आ गए हैं फैसल वाडा, जिनका कोई पीछे सियासी ना बैकग्राउंड है, ना समझ बूझ है, ना वफादारी है, जबान चलानी आती है, झूठ बोलना आता है, माफियाज को प्रोटेक्ट करना आता है। दूसरा ये है कि ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आटा आप खा गए, चीनी आप खा गए, दवाइयां आप खा गए, दवाइयों की कीमतें आप जाएं इंसुलिन लें, हमारे दौर में कितने की थी और कितने की है लग पता जाएगा आपको। जहांगीर तरीन को आपने 100 अरब की चोरी के बाद मुल्क से भगा दिया क्योंकि वो जहाजों में सैरें कराता था, वो आपके धरनों को फंड करता था, उसने आपकी पंजाब में ब्रीफकेस के जरिए हुकूमत बना के दी। तो ये देखें, ना नाम ECL में डाला, ना कोई वावेला हुआ, ना कोई शोर हुआ। अब आ जाए पेट्रोल के ऊपर। हम मई 2018 में हुकूमत छोड़ के गए, $75 फी बैरल जो है वो तेल की कीमत थी आलमी मंडी में, ठीक है जी, हम 87 रुपए लीटर दे रहे थे। अब आलमी मंडी में इस वक्त कीमत $40 फी बैरल है, आप 100 रुपए पे दे रहे हैं। वो किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप हैं कौन? मैं तो बड़ा सीरियस डिमांड करना चाहता हूं कि इधर कोई एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का, और खान साहब का एक दफा साइकाइट्रिक एनालिसिस कर लें कि ये बंदा है कौन, ये क्या है और ये चाहता क्या है। मैं इस बात मैं आपसे बिल्कुल प्योर साइंटिफिक बात करूंगा। आप अपनी बारी पे करें, आप बड़े हमने चोट आपको सुन लिया आपके मुंह से, आप अपनी बारी पे कीजिएगा। नहीं ये नहीं चलेगा, आप हुकूमत में होंगे, आप अपनी बारी पे बात करें, मैं नहीं बोलने दूंगा, आप कोई तरीका नहीं है, आप अपनी बारी पे कीजिएगा। लेकिन आपको इख्तिलाफ राय है ना, आप अपनी बारी पे करें, अपनी बारी पे करें, लेकिन ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की क़यादत के लिए मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे लड़ाई झगड़ा नहीं होता। मेरा एक्सपीरियंस ये है, आजादी हमले ना करें, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चाहते हैं आप कहें, हम सुनेंगे आपकी बात को, जी इतराज नहीं, लेकिन मैं गुजारिश ये आपसे कर रहा हूँ कि अता साहब एक ब्रेक ले लेता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, एक मैं ब्रेक ले लेता हूँ, आप राय का इज़हार कर दीजिएगा। लेकिन मेरी हमेशा ये गुजारिश रहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज की क़यादत को जब आप सख्त अल्फाज में या ज़ाती हमले का निशाना बनाते हैं तो जाहिर है फिर उस पर लड़ाई झगड़े के अलावा कोई ऑप्शन रहता नहीं है। तो इसलिए आप अपना तबसरा जो है वो थोड़े से मुनासिब अल्फाज के साथ कर लें। एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेता हूँ। जो कीमतों के हवाले से कंपैरिजन है वो शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी दिया है। एक ब्रेक लेकर ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इरशाद साहब, गुलाम सरवर खान साहब कह रहे थे कि जिनकी डिग्रियां जाली हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 2-2.5 साल बाद उनको ख्याल आया कि PIA इस तरह से चलाया जा रहा है। अब आज नदीम बाबर साहब कह रहे थे कि जिन्होंने पेट्रोल की किल्लत पैदा की उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुल्क में सैकड़ों पेट्रोल पंप गैर कानूनी और जाली हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये गवर्नेंस कहाँ है जब अब मुस्तकबिल में सब कुछ होगा? जिन्होंने इस पर अरबों रुपए कमाने थे उन्होंने तो कमा लिए मुबैना तौर पर, अब कार्रवाई आप करके कुछ जुर्माने कर भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आवाम को तो नुकसान हो गया। जनाब, ये बिल्कुल भोंडा मजाक हो रहा है अवाम के साथ। ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है ना, इसने तो सारा जो था वो भांडा फोड़ दिया है इनकी अहलियत सलाहियत का भी और कौमी और रियासती मामलात पर गिरफ्त का भी। देखें, बात यह है कि जो कीमतें आपने कम की उस वक्त भी मेरे जैसे लोगों का ये मौक़िफ़ था। हालांकि मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मैंने आप इस प्रोग्राम में भी कहा और मुईद पीरज़ादा साहब के प्रोग्राम में भी कहा, 2 दफ़ा कहा कि आप कीमतें इस तरह से कम ना करें। ये जो आप डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचाने की बात करें ये आपके गले पड़ जाएगा। इससे आप बजट का खसारा कम करें। कीमतें फिर जब बढ़ेंगी तो आप क्या करेंगे? एक बात आप कोशिश करें कि जो सर्कुलर डेट ख़त्म कर लेते हैं, सर्कुलर डेट ख़त्म करें। बिजली जो बनाने वाली कंपनी हैं उनको डायरेक्ट फर्नेसिंग आयल वगैरह जो वो करते हैं, फर्नेस आयल वो करने की दें। बिजली की कीमतें कम करें
और उसका डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट फ़ायदा पहुँचा आवाम को। लेकिन आप बज़द थे कि नहीं जी हम तो कीमतें कम करेंगे, जी आपने कर दी, अच्छी बात है, ठीक है। जब $70-75 का था उस वक्त 80-90 रुपए में पेट्रोल चल रहा था, अभी तो $21 पे जब गया है तो आपने उस तरह तो कम नहीं की थी। $21 के तनासुब से तो आपने कीमतें कम नहीं थी, कीमतें कम नहीं की थी, ना आपने लेवीज़ और अपने टैक्सेस कम किए थे। अब भी आप 45-47 रुपए टैक्स ले रहे हैं। फिर जो सबसे बड़ा जो तासुर उभरा है वो ये है कि 1 जून को आपने कीमत 7 रुपए कम की, 6 रुपए कुछ 90 पैसे थी, और पूरे 26 दिन तक आवाम को पेट्रोल नहीं मिला। आपने कहा कि जी हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, हम जो ऑयल कंपनियां हैं, रिफाइनरीज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ किसी के ख़िलाफ़ कोई ना कोई गिरफ्त आइडेंटिफाई हो गई जी। 9 कंपनियाँ हैं, उनमें से कौन सी कंपनी का लाइसेंस मनसूख हुआ है जी? कौन सी कंपनी को ऐसा भारी जुर्माना हुआ है? अगर उसने जिस तरह फ़ारूक सलीम साहब कह रहे हैं उसको जी 300 अरब की बजाय 200 अरब उन्होंने फ़ायदा लिया है, अगर वो 1 अरब रुपया उनको जुर्माने हो गए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? की बात कर रहे हैं फ़ारूक सलीम साहब, तो 1 करोड़ अगर अगर 1 अरब भी आपने जुर्माना किया हो तो फिर भी उनको तो फ़ायदा है। आपने कल 3-4 दिन मज़ीद इंतज़ार कर लेते और 4 दिन में आप इस बात को यकीनी बनाते कि जी हर शख्स को पेट्रोल मिल रहा है, हर कंपनी पेट्रोल दे रही है, हर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मौजूद है। उसके बाद आप कीमत में इजाफा करते तो 31 रुपए इजाफा करना पड़ता ना। नदीम बाबर साहब ने कहा फिर हमें 31 रुपए इजाफा करना पड़ता। झूठ बोला जा रहा है। नदीम बाबर साहब पर तो इल्ज़ाम है कि वो सारे खेल में शरीक हैं, गोरख धंधे का हिस्सा हैं, वो तो यही बात करेंगे। जिनको झूठ बोला जा रहा है, आवाम को धोखा दिया जा रहा है। असल में गिरफ्त जो है माफियाज पे कमज़ोर पड़ चुकी है। माफियाज के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। एक बात मैं बाकी सुनाया जा रहा है, हमें झूठ बोल रहे थे नदीम बाबर साहब ये भी कि 180 रुपए है जी इंडिया में। कहाँ है जी? आज ही चेक कर लें, 79 भारतीय रुपया है, 79 है। कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करेंगे वो 150, फिर भी 150 बनेगा। क्या डॉलर का रेट है उनका? फिर भी झूठ है। 180 तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। मतलब ये झूठ के सहारे आप हुकूमत कायम करने की, अपनी रेट कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि झूठ बोला जा रहा है, झक मारी है जी। अच्छा, आपने एक झक मारी है। आप कहें कि जनाब माफिया बहादुर, हम आजिज़ आ गए, हम बेबस हैं आपके सामने, आपकी जो मर्जी आप रेट मुकर्रर करें। ठीक है। आप यानी गंदम उस वक्त आपने गंदम और आटा उस वक्त महंगा बिक रहा है जबकि अभी गंदम उठाई नहीं गई थी खलियानों से, खेतों से। इसमें सही है। चलिए इसका जवाब आप फारूक साहब जरा इसका जवाब दीजिएगा। इरशाद साहब कह रहे हैं कि झूठ बोला जा रहा है, अब घुटने टेक दिए माफिया का, और ये परसेप्शन जो पैदा हुआ है ना पिछले 24 घंटे के दौरान, वो परसेप्शन यही है कि आपने जो है वो घुटने टेक दिए हैं। अब एक चीज मैं आपको शायद खाकान अब्बासी साहब की भी सुनवा देता हूं, जरा जो कंपैरिजन की मैं बात कर रहा था, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। बताइए शायद खाकान अब्बासी साहब क्या कंपैरिजन दे रहे हैं अपनी हुकूमत का, इस हुकूमत का। 31 मई 2018 को जब हमने हुकूमत छोड़ी, जो पेट्रोल पाकिस्तान खरीदता था उसकी कीमत 72 रुपए 11 पैसे थी। उस पर हुकूमत 15 रुपए 59 पैसे टैक्स लगाती थी और 87 रुपए 70 पैसे में पेट्रोल मार्केट में बिकता था। आज जो पेट्रोल पाकिस्तान खरीद रहा है आज के दिन, जिस पर यह कीमत रखी गई है, उस पेट्रोल की कीमत 55 रुपए 56 पैसे। इस पर 44 रुपए 55 पैसे टैक्स लगाया गया है। ये पेट्रोल की हकीकी कीमत अगर इजाफी टैक्स ना लगाया जाए तो आप 55 रुपए 56 पैसे का पेट्रोल है, उस पे आप तकरीबन 13 रुपए का टैक्स लगेगा। तो आज जो पेट्रोल की कीमत है इसको 35 रुपए कम होना चाहिए। आज पेट्रोल की हकीकी कीमत तकरीबन 67 रुपए के करीब है। जी फारूक हबीब साहब। देखें, बात यह है कि शायद खाकान अब्बासी साहब तो वो आदमी है कि जिन्होंने सबसे ज्यादा इस मुल्क के अंदर एक रात एक कलम की जुम्बश से 20 अरब रुपया सब्सिडी दे दी थी, जिसके अंदर शरीफ खानदान सबसे बड़ा जिसका बेनिफिशरी था। तो लिहाजा ये उनका अपना बैकग्राउंड है। आज महंगी LNG जो 15 साल के मायदे इन्होंने किए हैं, दुनिया में LNG सस्ती है लेकिन इनके मायदों की वजह से हम महंगी LNG लेने में मजबूर हैं। लिहाजा आप बयानात उनके सुनाएं जिनके मामलात के अंदर वजन हो। दूसरी बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान ने नेक नियति के साथ, हमारे लिए आसान था कि शाद आरफ साहब जो बात कह रहे हैं, ये एक व्यू पॉइंट जरूर मौजूद था, हमारे अपने लोगों के अंदर मौजूद था कि हम जो है वो उसके अंदर अपना सफारा पूरा करें, बाकी चीजें पूरी करें।
लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने आम आदमी को उन कीमतों का डायरेक्ट फायदा पहुंचाने के लिए कीमतें कम की। तारीख में इतनी कीमतें जो है वो कम नहीं हुई, लेकिन उसका फायदा आवाम को तो नहीं पहुंचाना लगे हैं सर। वो जो कीमतें कम की उसका फायदा तो नहीं पहुंचा सके ना। सुन लें, लेकिन उसके साथ एक और दूसरा माफिया भी तो बेनकाब हुआ ना। अब मामला ये है कि जो वजीर आजम साहब ने कोशिश की उसका फायदा आवाम को पार्शियली कुछ ना कुछ पहुंचा भी है। आपकी इन्फ्लेशन भी कम हुई है, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 1 पॉइंट कम होकर आज 7% के ऊपर आ गया है। ये तमाम उन चीजों का शासखाना है। हमें तमाम चीजों को जो है वो एक लार्जर पिक्चर के अंदर देखना है। सर ये जो 8.5 से 8.2 पे आया था इन्फ्लेशन रेट, 8.5 से 8.2 पर आया था, 1% कम नहीं हुआ था। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये अब दोबारा जो 25 रुपए बढ़ा, ये अब कहाँ जाएगा इन्फ्लेशन रेट? क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने आज भी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जी सुन ले देखें, बात ये है कि पेट्रोल का तो फार्मूला बड़ा सादा सा है। कीमतें ऊपर जाएंगी तो आलमी मंडी में ऊपर जाएंगी तो यहाँ भी ऊपर जाएंगी, नीचे आएंगी तो यहाँ भी नीचे आएंगी। वो फार्मूला बड़ा वाज़ेह है। लेकिन मामला ये है कि आज भी जब हम बात करते हैं तो हम जो बाकी ममालिक हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं, चाहे वो भारत है, बांग्लादेश है, उनसे हम काफी सस्ते हैं जब उनको पाकिस्तान के रुपए के साथ हिसाब दें। जो अता तारड़ साहब मेरे भाई हैं जो फरमा रहे थे कि इनके दौर के अंदर 72 रुपए डॉलर था, 72 रुपए बैरल था, तो उस वक्त डॉलर की कीमत भी देख लें। डॉलर की कीमत क्या थी, आज डॉलर की कीमत क्या है, तो उसको अगर आप तकसीम देंगे तो वहीं पे मामला पहुंच जाएगा। मैं समझता हूँ कि अवाम को हमें फैक्ट्स बताने चाहिए। हमारी जो मैशियत हमने इनहेरिट की थी वो हमने कोई स्वीडन जापान की मैशियत इनहेरिट नहीं की थी जो हमारे लिए छोड़ के गए। हमें तो बहरानों के अंदर मुल्क को छोड़ के गए थे। मुल्क तो बैंक डिफॉल्ट के ऊपर था। आज तक हम जो है वो इनकी लगाई हुई आग को बुझा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ना तो इमरान खान माफिया के आगे घुटने टेकने वाला है। जो ये बात कह रहे हैं मैं उनको ये कहता हूँ कि उनको नाउमीद नहीं होना चाहिए। इमरान खान की तो 22 साल जिद्दोजहद ये है, हमारी तो स्ट्रगल ये है। जो कोई भी इसके अंदर शामिल होगा वो कैफरे करदार तक पहुंचेगा, उसको पहुंचेगा देंगे। और ये हमारा अवाम के साथ, यानी आप ये कौम को कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, बेहतर हो जाएगा, सारे मामला ठीक हो जाएंगे, घबराना नहीं है। राइट सर, एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ और ये साहब अता साहब का मौके इस पर लेता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। अता साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक जुमला मगर इरशाद साहब ने कुछ ऐड करना है। जी देखिए, जब तक हुकूमत ये तस्लीम नहीं करेगी कि माफियाज हावी हो गए हैं और उनके सामने वो बेबस हैं, उस वक्त तक इस्लाह अहवाल नहीं हो सकती। ये गंदम का बहरान जो है ये उस वक्त पैदा होना जब नई फसल आई हुई है, तो ये ज़ाहिर है किसकी कमज़ोरी है। वो इस टीम जो इमरान खान के इर्द गिर्द लोग हैं उसका जायज़ा लें कि उनमें ये अहलियत और सलाहियत ही नज़र नहीं आती कि वो किसी बहरान पर काबू पा लें। कौन सी ऑयल कंपनी जो है, मार्केटिंग कंपनी है जिसका लाइसेंस मनसूख हुआ, जिन्होंने दावा किया था, ठीक है, बिल्कुल सही, कौन सा ऐसा इकदाम इन्होंने किया है, ऐसा एक्शन लिया है जिसकी वजह से लोगों को यकीन हो कि आइंदा भी कुछ हो सकेगा। इसलिए ये रवैया के करेंगे और कोई वजह नहीं है, नीयत अच्छी है, तब तक आप कोई फैसला कोई इकदाम नहीं करेंगे, लोग अब एतबार नहीं करेंगे। 2 साल लेकिन अता साहब मसला ये है ना कि आप माफियाज को आपने पैदा किया, इकोनॉमी आप बीमार देकर गए, तो हुकूमत जाहिर परेशान है, बेबस है। क्या करे हुकूमत इन माफिया से, किस हद तक लड़े जिनको आपकी हुकूमतों ने परवान चढ़ाया? बात यह है बेस प्राइस क्या है फ्यूल की। इंटरनेशनल मार्केट में 17% इजाफा हुआ कीमत में। इधर जो बेस प्राइस है जो सिर्फ ऑयल कंपनीज ने लेनी है उसमें 90% इजाफा कर दिया गया। तो ये घुटने नहीं टेके माफिया के सामने, ये माथा टेका है। ये बिल्कुल माथा टेकने के मुतरादिफ है कि आपने जिनको 1 करोड़ का जुर्माना किया था, टैक्स तो आपको बची, इसमें कुछ नहीं रहा। टैक्स की मद में किया होता तो चले को बात भी लोग करते हैं कि जी ये जो टैक्स है ये सरकारी खजाने में जाएगा और ये लोगों पर खर्च होगा। ये तो ऑयल कंपनीज ने ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स अपनाए, उन्होंने ऑयल की सप्लाई रोक दी, पेट्रोल की सप्लाई रोक दी, लोग जिल्लत ख्वार हो गए और उसके बाद ब्लैकमेल करके अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर 300 अरब का टीका लगा के अपनी टर्म्स बनवा ली। अब हमारे दौर की बात सुन लीजिए, हम के गए थे 5.3% ग्रोथ के ऊपर, वो मनफी में चली गई है। पूरा 1 साल झूठ बोला गया कि 3% है। वो हफीज पाशा साहब की बात ठीक थी, वो 1.9% थी। और ये जो बात यहाँ पे दूसरे ममालिक की कर रहे हैं, उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी नंबर 1, उनकी पर कैपिटा इनकम
और उनकी जो करेंसी की वैल्यू है, ये 3 चीजें जरूर देख लीजिए। यानी उधर जो लोगों के पास सकत है खरीदने की, वो कितनी है, लोग खुशहाल कितने हैं, पर कैपिटा इनकम कितनी है। हमारी इन्फ्लेशन 4% पे थी, आप 11 पे ले गए, तो 7 साल से केपीके में आपकी हुकूमत है। उधर कौन से माफियाज आपने तोड़ दिए हैं। ये जो हर चीज पिछली हुकूमतों में डालने वाला ट्रेंड है ना जी, अब इसको खत्म होना चाहिए। ये मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी नहीं चलेगी। आपको टीम अच्छी नहीं मिली, आपको मईशत अच्छी नहीं मिली, आपको पेट्रोल अच्छा नहीं मिला, आपको कोरोना अच्छा नहीं मिला, और भाई आप खुद अच्छे नहीं हैं। आप अच्छे होते तो मुल्क की किस्मत संवार देते 2 सालों के अंदर। आपने हर चीज दूसरों पे थोपी, और इस वक्त ये सूरत हाल है कि जिस चीज को आप हाथ डालते हैं वो तबाह हो जाती है। हम गंदम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क थे, गंदम की कटाई के बाद इस वक्त हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी कोई खुदा खौफी करे, गरीब को आपने मार दिया है, आपने हर चीज छीन ली है। बिजली हम बना के दे के गए थे, वो आपसे मैनेज नहीं हो रही, 6-6 घंटे लोड शेडिंग है। तो ये जो मैंने पहले मेरी डिमांड थी, वो मुआयना जरूर करवा लेना चाहिए। करता हूं, मैं फिलहाल पाकिस्तान का आजाद शहरी हूं, अपने राय का एक हक हासिल है। अगर मैं कोई गाली दूं या मैं उसको इखलाक से गिरी बात करूं, मुझे जरूर अकाउंटेबल होल्ड करें, मगर अगर मैं तहजीब के दायरे में बात करूं तो मेरा राइट है। राइट सर। और ये साहब देखें बात अच्छा, एक फारूक साहब 1 मिनट में आता हूं। देखें पहली बात तो गंदम एक्सपोर्ट नहीं होती थी। मैं जरा बता दूं, पाकिस्तान में गंदम जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होती थी। जिन्होंने एक्सपोर्ट की थी उसके बाद फिर एक्सपोर्ट करनी पड़ी थी, उनका क्या हाल हुआ था वो आपको पता है, ठीक है। जिन्होंने एक्सपोर्ट की थी वो भी जरा दौर चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। जरा 2007 और ये साहब चेक करें जिन्होंने एक्सपोर्ट की। जी फारूक साहब जरा जी। और ये साहब जी देखें, पहली बात तो यह है कि इस पूरे ऑयल क्राइसिस के अंदर वो तकलीफ हमें पता है क्या है कि जो इमरान खान साहब की जो 22 साल की जद्दोजहद है ना, उस 22 साल की जद्दोजहद को जब हम सरेंडर होते हुए देखते हैं ना, तो हम समझते ये हैं कि ये इतना बड़ा किला टूटा है हमारे सामने। आप अंदाजा करें कि ये ऑयल कंपनीज पाकिस्तान के अंदर बनती हैं, स्टॉक रखती हैं। एक ऑर्डर सिर्फ गवर्नमेंट का चाहिए था कि जाएं वो सारे करना स्टॉक जो कब्जा में कर ले और उसको पेट्रोल पंप पे सप्लाई करें। सिर्फ एक स्टॉक के ऊपर 4-4 सिपाही जाने थे। ये हौसला नहीं कर सकी जो गवर्नमेंट इस माफिया के सामने। आप अंदाजा करें कि पूरे का पूरा नेशनलाइज कर देते हैं लोग अब जब इसको क्राइसिस आता है। एक सिंपल सी बात थी, और वो सारी की सारी फेडरल गवर्नमेंट के तहत ऑपरेट करती हैं। आप 50 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया जुर्माना करके आप फारिग हो गए। यही हुआ कि आज ये सूरत हाल हुई। आप अंदाजा करें, वो बात सही कहते हैं, इसको 40 रुपए के करीब बनती है और ट्रांसपोर्टेशन मिला के 55 रुपए के करीब आपका पेट्रोल आ जाएगा। लेकिन देखें, आप पब्लिक को बेवकूफ बना सकते हैं, सारे सियासतदान बनाते हैं, लेकिन वो लोग जो इमरान खान से मोहब्बत करते रहे हैं, जो ज़हीन थे, जो पढ़े लिखे थे, वो समझते ये हैं कि इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त जिन हाथों में खेल रहे हैं, उन हाथों ने इमरान खान साहब को सरेंडर करवा दिया है। वो 22 साल की जद्दोजहद वाला इमरान खान खत्म हो गया। वो जद्दोजहद तारीख का हिस्सा है, किताबों में लिखी जाएगी कि वो बहुत जद्दोजहद की थी उस बंदे ने। अच्छा, लेकिन एक ऑयल का 5-6 कंपनियों के सामने नहीं झुक सके यार। आप झुके आप, उनके पेट्रोल के जखीरे थे, बाहर से नहीं मंगाना था। उन्होंने शो किया हमारे पास ये जखीरे थे। वो जखीरे आप एक सिंपल ऑर्डर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, सेक्रेटरी पेट्रोलियम ये जो झूठ बोलता रहा हाईकोर्ट के सामने असद ज़ियाउद्दीन साहब जाके, और वो बताता रहा कि ईरान के पेट्रोल के ऊपर इसके ऊपर कल मैं तो तार साहब बैठे हैं, ये जाएं तार साहब जाएं हाईकोर्ट जाएं। और ये साहब जो आलाकार बैठे हुए हैं माफिया के, वो क्यों छापे मारने देते? हाँ अच्छा चले, बहरहाल बहुत शुक्रिया। औरिया साहब, इरशाद साहब, हबीब साहब और अताज़ार साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। बहरहाल हुकूमत को अपने मसल्स तो शो करने होंगे, माफियाज के आगे घुटने टेकने की बजाय अपने रेट को इस्टेब्लिश तो करना होगा, वरना इससे कमज़ोरी का इजहार होगा। इस पर आज हमारे तमाम जो मेहमान थे उनका इत्तेफाक था, सिवाय ऑब्वियसली गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।